Namaskar dear children. Namaskar. Today I am starting next chapter of our physics chapter. Next chapter is chapter number 10. I am starting our next chapter, chapter number 10, and chapter number 10 is gravitation. Chapter number 10 is gravitation. So open your book also. In your book chapter number 10, gravitation. Right. So before starting this chapter, we can discuss the simple examples. What are the simple examples and what are the we need to read this chapter. Why we learn this chapter, right? Student, always we have seen that कि sometimes we have thrown some object. जब हमने कोई object thrown किया है तो वो सीधा अर्थ पे आता है. कोई भी हम यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो सीधा अर्थ पे जाता है, वो ऊपर नहीं जाता, प्लेनेट में नहीं जाता, सोलर सिस्टम में नहीं जाता, या ऊपर से भी कोई चीज़ गिरती है तो सीधी अर्थ पे आती है. तो ऐसा क्यों होता है? वाई दिस हैपन? ऐसा क्यों होता है? दिस ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. दिस ऑल अबाउट द ग्रेविटेशनल फोर्स. ऐसा इसलिए होता है कि ऑब्जेक्ट के बीच में कहीं ना कहीं पे कुछ फोर्स लग रहा है, जो फोर्स उस ऑब्जेक्ट को अट्रैक्ट करना है. दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स. अब ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, लेकिन ये आया कहाँ से? हु टेल अबाउट दिस अबाउट और हु टेल दैट? किसने कहा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है? तो यहाँ ग्रेविटेशन के बारे में जो हमें बताया था वो बताया था न्यूटन ने. न्यूटन साइंटिस्ट थे और एग्जाम्पल से कि एक बार वो ट्री के नीचे बैठे थे और एक एप्पल अंडर द ट्री, एक एप्पल जो था, एप्पल का ट्री था, एप्पल उनके ऊपर आके गिरा. तो उन्होंने सोचा कि वाई ये एप्पल नीचे ही आके क्यों गिरा. उन्होंने सोचा ऐसा. तो जब उन्होंने थिंक करना स्टार्ट किया तो उन्होंने इसको सोचा कि किस वजह से हो रहा है कि अर्थ जो है वो सारे ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही हैं. एक ना कुछ फोर्स लग रहा है. इट एवर समथिंग ऑफ फोर्स. यहाँ एक कोई फोर्स अप्लाई हो रहा है. उस फोर्स अप्लाई की वजह से ये एप्पल जो है हमारे अर्थ पे आके गिरी है. और ये जो फोर्स का नाम दिया उन्होंने, वो नाम जो दिया था इस फोर्स का, दैट इज द ग्रेविटेशन फोर्स. यही चैप्टर है ग्रेविटेशन. ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर हम व्हाट इज द ग्रेविटेशन लॉ, क्या होती है ग्रेविटेशन की यूनिट, ग्रेविटेशन क्या होता है, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, न्यूमेरिकल्स, ऑल हम इस चैप्टर में आगे नेक्स्ट एक्सप्लेन करेंगे. इससे पहले हम ये समझेंगे कि यहाँ पे कहीं क्वेश्चन आए, एप्पल गिरी नीचे अर्थ की तरफ, अर्थ क्यों नहीं गिरी एप्पल के ऊपर? क्वेश्चन माइंड में आता है ना कि एप्पल गिरी अर्थ के ऊपर कि वो अर्थ से अट्रैक्ट कर रही है. तो अर्थ को एप्पल क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही? वाई? क्यों नहीं अट्रैक्ट कर रही अर्थ को एप्पल? इसी के साथ जब हम देखते हैं कि प्लैनेट्स की हम बात करते हैं तो सन के चारों सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, ये अर्थ पे क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसा क्या हो रहा है जो सिर्फ एप्पल और ये टूटने पे ही वो अर्थ पे आ रही है, अदरवाइज जो दूसरी चीज़ें हैं वो हमारी अर्थ पे नहीं आ रही है? तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा किस वजह से हो रहा है, ये सारा डिस्कस करेंगे हम इस चैप्टर के अंदर. दैट इज़ द ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. राइट. इसी के साथ जैसे हमने आपकी बुक में सबसे पहले एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 10.1. यहाँ ये समझाया हुआ है कि जो प्लैनेट्स हो रहे हैं, जो अर्थ के चारों ओर मूव कर रहे हैं, राउंड कर रहे हैं, ये हमारी अर्थ पे आके क्यों नहीं गिर रहे हैं, क्यों नहीं, सॉरी, सन के चारों ओर घूम रहे हैं, ये क्यों नहीं आके गिर रहे हैं? बिकॉज इसके बीच में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है. आप अपनी बुक में एक एक्टिविटी जो दी हुई है, फर्स्ट एक्टिविटी, आप अच्छे से देखेंगे इसको. इस एक्टिविटी में हम ये देखेंगे कि ये स्टोन है, डिस्क्राइबिंग अ सर्कुलर पाथ विद द वेलोसिटी ऑफ कांस्टेंट. ये पर्सन है, एक थ्रेड लिया उसने, स्टोन बांध लिया, राइट. ये कम्प्लीटली इसको रिवॉल्व कर रहा है. जब ये इसे कम्प्लीटली रिवॉल्व कर रहा है तो ये एक मैग्नीट्यूड में चल रहा है. वेलोसिटी जो होती है, फोर्स जो हो रहा है, एक कंटिन्यूसली मूविंग चल रहा है एक सर्कुलर पाथ में. और एक फोर्स ये थोड़ा सा आगे घिसने लगे लेकिन गिर भी नहीं सकता क्योंकि इसको फोर्स बराबर लग रहा है, बराबर मूविंग लग रहा है. तो ये कौन सा फोर्स है? द फोर्स दैट कॉज दिस एक्सिलरेशन एंड कीप्स द बॉडी मूविंग अलोंग द सर्कुलर पाथ इज एक्टिंग टूवर्ड द सेंटर. ये फोर्स कौन सा लग रहा है? एक सेंटर में फोर्स लग रहा है. दैट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स. मीनिंग इसका क्या होता है कि ये सेंट्रीपिटल फोर्स है. यहीं पे आपको आगे बताया हुआ है
टेंजेंट के बारे में बताया हुआ है कि यहाँ पे एक जो लाइन ड्रॉ करते हैं दैट इज़ अ टेंजेंट कहलाती है। और यही एक रीज़न होता है कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारी अर्थ पे नहीं करते, क्योंकि एक फोर्स उनका सेंटर में लग रहा है जो कि उसे मूव कराते रहते हैं, दैट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स। अब नेक्स्ट आ रहा है कि मून को अर्थ को एप्पल ने क्यों नहीं अट्रैक्ट किया? बिकॉज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मासेस। जिस बॉडी का जितना मास होगा उस पर फोर्स भी उतना ही लगेगा, उस पर फोर्स भी उतना ही लगेगा। दैट्स वाई अर्थ एप्पल को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि अर्थ का मास ज़्यादा होता है और लेकिन एप्पल का मास कम होता है, तो एप्पल अर्थ को अट्रैक्ट नहीं कर पाती है, अर्थ अट्रैक्ट करती है एप्पल को। I hope you all are clear about this. So according to the second law also कि मास फोर्स कितना किस पे ज़्यादा लगेगा? जिसका मास ज़्यादा होगा उस पर फोर्स भी ज़्यादा लगेगा, और जिसका मास कम होगा उस पर फोर्स भी कम लगेगा। ये हमने पढ़ा है सेकेंड लॉ में, F = ma, राइट। आई होप यू ऑल हैव रिमेंबर दैट। अब नेक्स्ट आता है हमारा, इसी टॉपिक में हम स्टार्ट करते हैं। इसी लेसन के अंदर से हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। फर्स्ट टॉपिक हमारा है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। क्या होता है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, क्या होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, राइट। एवरी पार्टिकल, लिसन एवरीवन केयरफुली, every particle in the universe attract, every particle in the universe attract, यूनिवर्स में जो every particle हैं वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। मैं अभी खड़ी हूँ यहाँ पे रूम में खड़ी हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, आप भी रूम में बैठे हैं, आप बैठे हैं, आप हवा में फ्लाई नहीं कर रहे हैं, आप हवा में फ्लाई नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अर्थ ने आपको एक अट्रैक्शन फोर्स से बांधा हुआ है, स्टॉप किया है, दैट्स वाई यू आर नॉट moving. So every particle in the universe attract every other particles with a force which is directly proportional to the product of their masses. कैसे होगा, किस तरह से प्रोडक्ट होगा, इसको मैं इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले इन्होंने कहा कि जो फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, force of other particle with of a force which is directly proportional, किसके प्रोपोर्शनल होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। यहाँ हम बात कर रहे हैं दो मास की, एक मास है m1 और एक मास है m2, एक है ऑब्जेक्ट A और एक है ऑब्जेक्ट B। एक मास देखिए अब थोड़ा बड़ा है, थोड़ा छोटा है सॉरी, एक स्मॉल है और एक थोड़ा बिग है, तो ये दोनों ही ऑब्जेक्ट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? आपस में अट्रैक्ट कर रहे हैं। ये m1 है, ये m2 है, सो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, प्रोडक्ट ऑफ, यहाँ पे ये लाइन आपको लर्न करनी है, एवरी अदर पार्टिकल विद द फोर्स व्हिच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the, what do you mean by inversely? कि अगर वो जो इन्वर्सली का मतलब होता है उसका जस्ट अपोजिट, कि एक चीज़ ज़्यादा होती है तो दूसरी चीज़ कम हो जाती है, तो दैट इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हम कैसे लिखते हैं? फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है, इसे आप d स्क्वायर से भी लिख सकते हैं। सो d है, डिस्टेंस है, तो हमने इसको लिख दिया है d स्क्वायर से, राइट। जितने बीच की डिस्टेंस होगी उतना ही फोर्स लगेगा। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो फोर्स कम लगेगा, डिस्टेंस कम होगी तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। सिंपल सी बात है कि अगर हम कोई ऑब्जेक्ट पास आती जा रही है, जितना पास आएगी फोर्स भी बढ़ेगा, और जितना दूर जाएगी फोर्स भी कम होगा। तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की जितनी डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, राइट। नेक्स्ट हम इसको कैसे लिख सकते हैं? नेक्स्ट इन्होंने कहा विद डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर masses and inversely proportional to the square of the distance between them, इनके बीच का जो स्क्वायर है उसके इक्वल होती है।
अब नेक्स्ट आ रहा है, इनको हम कंबाइन लिखेंगे। F कैसे लिख सकते हैं, m1 m2 एंड d स्क्वायर। इसको आप इक्वेशन 1 लिख सकते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2, और 1 2 को मिला के हमने लिख दी थर्ड इक्वेशन, राइट। इस तरीके से अब हमें क्या करना होता है कि यहाँ से साइन हटाना है जो हमने ये लगाया है प्रोपोर्शनल का, जो हमने ये साइन लगाया है, जब हम इसको रिमूव करते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं। जब हम इसे रिमूव करते हैं तो हम लगाते हैं यहाँ पे एक कांस्टेंट, इक्वल लगाते हैं, और एक लगाते हैं कांस्टेंट एंड m2 d स्क्वायर। तो व्हाट इज द g हियर, यहाँ पे g हमारा है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसको मैं ऊपर लिखूंगी जिससे आप लोग अच्छे से देख पाओ उसको। F इक्वल g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर। अब बिल्कुल ध्यान से समझिएगा, ये दो ऑब्जेक्ट है, इनमें एक ऑब्जेक्ट A है, एक ऑब्जेक्ट B है, इनका मास m1 है, इनका मास m2 है, और बीच की जो डिस्टेंस है वो है d स्क्वायर है। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है m1 एंड m2, और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच की डिस्टेंस के। जब हम इन दोनों को मिलाएंगे तो ये m1 m2 और ये d स्क्वायर हो जाएगा। F इक्वल्स टू g m1 m2 और d स्क्वायर। g क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हाट इज द g हियर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एंड m1 and m2, m1 is mass of object 1, mass m1 is mass of object 1 and m2 mass of object 2, right, and d क्या हो गया आपका, distance। What is the gravitational force? What is the formula of the gravitational force? The formula of the gravitational force F equals to g m1 m2 upon d square। अब यहाँ पे नेक्स्ट आता है कि इसे इनवर्स स्क्वायर रूल भी कहा जाता है। Why it is called the inverse square rule? Because the magnitude of a force is inversely proportional to the distance between two particles। जो फोर्स का मैग्नीट्यूड है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू डिस्टेंस बिटवीन द टू पार्टिकल। That's why it is called the inverse square rule also। Inverse square rule, that's why it is called the inverse square rule also। So I hope आपको इतना समझ में आ गया होगा। इसके बाद आएंगी इनकी यूनिट्स जो होती है फोर्स की, जो न्यूटन होती है, आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे इसकी यूनिट्स। ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू क्या होती है, क्लियर। टुडे आज आपको इतना क्लियर समझना है क्या होता है, कंप्लीट आपको लर्न करना है। अगर आपको विजिबल नहीं हो रहा है तो इसको मैं प्रॉपर सेट कर देती हूँ। आप देखिए, फिर से देखिएगा ध्यान से। F इक्वल्स टू g m1 m2 d स्क्वायर, कैपिटल G इज ए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m1 mass of object 1, m2 mass of object 2, and d is a distance. First, F is directly proportional to m1 and m2, and F inversely proportional. F directly proportional to m1 and m2, F inversely proportional to 1 upon d square. So, जब हम इसे कंबाइन में लिखेंगे, so m1 and m2 upon d square. अब आप यहाँ से ये वाला हटाओगे साइन, तो आपका लगेगा इक्वल, देन g m1 m2 अपॉन d स्क्वायर, राइट। यहाँ पे आपका ये फॉर्मूला आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड ये फोर्स। एंड ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्यों कहा जाता है, बिकॉज ये ईच एंड एवरी पार्टिकल पे इफेक्ट करता है। यूनिवर्स में जितनी चीज़ें हैं उन सब पे अट्रैक्ट करता है, इसीलिए इसको यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी कहा जाता है। सो आई होप टुडेज टॉपिक आपको क्लियर होगा। आप नोट डाउन कर लीजिए सभी, यू ऑल हैव टू नोट डाउन इन योर रजिस्टर। थैंक यू सो मच एवरीवन।